नी दा पा मा गा रे सा। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम। अभी ये जगह जब मैंने लिया, वो रियाज की आवाज जो गुजरते वक्त लगता था, और वो कौन लोग रियाज कर रहे हैं, जो बादशाह लोग थे, पंडित गुदाई महाराज, पंडित किशन महाराज, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब। मैं क्योंकि बहुत संघर्ष कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, तो मुझे पैसों की जरूरत थी। दूसरे दिन पंचमदा के पास ले गए। पंचमदा के पास गया तो जिस चीज की जरूरत थी उसका जरिया भगवान ने बना दिया। पहला गाना मैंने बजाया, याद आ रही है, लव स्टोरी का, जिसमें कि पैसे की इतनी तकलीफ अगर होगा किसी के पास भी, तो वो रियाज में कैसे मन लगाएगा। पूरी रात अभ्यास करता था, सोता बहुत कम था, 2-3 घंटे। सुबह 5 बजे मेरा अभ्यास खत्म होता था, वहीं पे मैं बांसुरी लेके लेट जाता था। 8-8:30 बजे उठ के फिर फिल्म सेंटर। अगर खानदानी विरासत है तो जो नॉन खानदानी है उनसे फर्क नहीं करना चाहिए। टैलेंट और जो विद्या है उसको देखना चाहिए। मैं जो म्यूजिक डायरेक्शन खुद भी कर लेता हूँ अभी बांसुरी के अलावा, ये पंचमदा की वजह से ही। वो जो आखिरी फिल्म थी जिसमें बजाया मैंने 1942 लव स्टोरी, कुछ ना कहो वगैरह, तो उसमें जो इंट्रो म्यूजिक मैंने बजाया था वो दरअसल एक बंगाली गाने का मुखड़ा है। रा 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 रा, ये मैंने बजाया, राइट। अब वो फिल्म से उनकी वापसी होनी थी, और उस फिल्म की सक्सेस को वो देखने के लिए जिंदा नहीं रहे, और वो डिप्रेशन में ही इस दुनिया को छोड़ के गए। फिर मेरी वापसी करवाई गुलजार साहब ने माचिस फिल्म से, और इसका पूरा क्रेडिट गुलजार साहब को और विशाल भारद्वाज जी को है। वो 1990 आते आते एकदम अकेले हो गए, और कुछ साथियों ने उनको छोड़ दिया, और कुछ फिल्म इंडस्ट्री ने उनके साथ अन्याय किया। और इसकी दूरी जितनी होनी चाहिए उतनी ही इसकी मध्यम से माउथ होल की दूरी होनी चाहिए। जब इंसान अभिव्यक्ति करता है तो वो भगवान उसको आइडियाज देते हैं, और उन आइडियाज को कभी रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि दे कम फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। द मोमेंट यू स्टार्ट डाउटिंग देम, दे डिसअपीयर। राग भी वही, सांस भी वही, बस समर्पण की उम्र बदलती गई। आज हम आपको लेके चलेंगे उन हवाओं के पीछे जो बांसुरी की सांस में बनकर राग बन जाती है। कभी राग हंसध्वनि में पक्षियों की तरह उड़ती है, तो कभी राग मल्हार में बारिश की तरह बरस जाती है। आज के हमारे मेहमान, जिन्होंने सिर्फ सुर नहीं बजाए, बल्कि सुरों में भाव, भाव में रंग और रंग में जीवन भर दिया है। आज हम बात करेंगे बनारस की गलियों में गूंजती हुई बांसुरी, और लंदन के अल्बर्ट हॉल तक गूंज चुकी उनकी बांसुरी की धुन। वो कहते हैं ना, सांस से निकली धुन दिल को छू जाती है। बांसुरी की फूंक में एक रूह मुस्कुराती है। वेणु गीयते रागम, वेणुना हीयते मन, वेणुना शम्यते चितम, वेणुना वर्धते सुखम। बांसुरी से राग गाए जाते हैं, मन मोहित होता है, चित्त शांत होता है, और एक सुख बढ़ता है। तो आइए स्वागत करते हैं सुर और सांस के इस अद्भुत समागम में बांसुरी के बेताज बादशाह पद्मश्री रोनू मजुमदार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, और मैं बहुत इंतज़ार में था, प्रतीक्षा थी कि कब दिल्ली आऊं और आपके साथ रूबरू हो जाऊं। सर, हम बात करते हैं सर बनारस की गलियों की, जहां आपका जन्म होता है। उन गलियों में आज क्या आपको यादें आती है, आज भी क्या मिस करते हैं आप? मैं मिस जो करता हूं, जो मुझे थोड़ा खालीपन लगता है जब बनारस अभी जाता हूं, तो रामापुरा और कबीर चौरा, ये दो जो एरिया है वो कलाकारों का एरिया है। वहाँ कलाकार रहते थे 60s में, 70s में, रहते तो अभी भी हैं, मगर वो रियाज की आवाज़ जो गुजरते वक्त लगता था, और वो कौन लोग रियाज कर रहे हैं, जो बादशाह लोग थे, पंडित गुदाई महाराज, पंडित किशन महाराज, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब, ये लोगों का रियाज करते हुए मैंने सुना। गलियों से गुजरता था, ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं, वो लोग घर में ऐसे रियाज करते थे जैसे कोई नया नौसिखिया रियाज कर रहा है। तो वो साधना बनारस की गलियों में गूंजती थी, और मंत्रोच्चारण होते थे, और होता था पान वालों का एक सबको बुलाना, पान खैबा। तो वो जो बनारसी पना वो कभी कभी मिस होता है। पान वाले तो हैं,
मगर अब रियाज की आवाज़ नहीं आती। जी। अगर हम बात करते हैं आपके बचपन की, आपको म्यूज़िक के अलावा क्या शौक था? स्पोर्ट्स का, खेलने का, कैसा रहा आपका बचपन? बचपन जो बनारस में गुजरा उसमें तो संगीत के अलावा कुछ कोई चीज़ से मैं इंट्रोड्यूस खुद मैं साक्षात्कार मेरा हुआ ही नहीं। और पढ़ाई तो होता था राजघाट हाई स्कूल में। और उसके अलावा जो है आध्यात्मिकता एक ऐसी चीज़ है जो किसी धर्म से नहीं जुड़ा है, वो हवाओं में गूंजता रहता है जो बनारस में, उससे मेरा साक्षात्कार हुआ। वहाँ पे हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ आध्यात्मिकता ऐसी होती है कि अगर उसको आप बोलेंगे दोपहर को किसी रिक्शे वाले को भी, तो बोलेगा अभी तो हम सो रहे हैं, ये इस वक्त जाने का थोड़ा ही है, तो अपनी मस्ती में रहता है। तो बनारसी मस्ती जो है वो भी मैंने, उससे भी साक्षात्कार मेरा हुआ, वो आज भी है। अभी आपने बोला कि बचपन में म्यूज़िक से आपका कनेक्ट था, तो आप बचपन में या कहें जवानी के टाइम तक किन आर्टिस्ट को सुनते बड़े हुए थे? मैं जिन कलाकारों का मैंने नाम लिया उनको तो बनारस में सुना मैंने 10 साल की मेरी उम्र तक। फिर 1973 1973 को मैं मुंबई आ गया। उसके बाद फिर मैंने विभिन्न कलाकारों को सुनना मैंने शुरू किया, मेरे गुरुजी के अलावा। पिताजी तो पन्नालाल घोष जी के शागिर्द थे जिन्होंने ये बांसुरी को जन्म दिया। जन्म इन द सेंस ये तो लोक संगीत का वाद्य है, था और है भी, आगे भी रहेगा। लोक संगीत से जुड़ा हुआ तो ये रहेगा ही। तो पन्नालाल घोष जी से सीखते थे और मेरे गुरुजी पंडित विजय राघव राव जी से मैंने शिष्यत्व ग्रहण की। और उसके अलावा भीमसेन जोशी जी से भी बहुत करीबी रहा मेरा। उनका सबसे फेमस बाजे रे मुरलिया बाजे, वो सब मैंने ही बजाया। बहुत सारे कलाकार, चाहे वो फिल्म के हों, चाहे वो क्लासिकल के हों, चाहे वो जैज़ के हों, लुई बैंक्स जैसे। मतलब बम्बई आने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि ये दुनिया क्या है। जी। अभी आपने बात की बम्बई की, मुंबई की, सपनों का शहर, इंसान एक सपने लेके आता है। पर अगर हम इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक या इंस्ट्रूमेंट की बात करें, तो कई बार होता है कि बॉलीवुड से दूर रहना है। एक ये थॉट होती है, इसको बॉलीवुड में अगर क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट लेके डांस लेके जाना बहुत सहज नहीं लिया जाता है। आपके उस समय क्या एक्सपीरियंस थे? उस समय का एक्सपीरियंस, ये बात मैं जानता नहीं था कि ऐसा भी होता है। ज़रूरत बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मैं क्योंकि बहुत संघर्ष कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, तो मुझे पैसों की ज़रूरत थी। और बॉलीवुड से ऑफ़र, तब तो बॉलीवुड नाम भी नहीं पड़ा था, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बोलते थे। और ये बॉलीवुड नाम तो हॉलीवुड का दिया हुआ है। तो ये आर डी बर्मन साहब, ऑल इंडिया रेडियो कंपटीशन में मैं फर्स्ट आ गया था 1980 में। और आर डी बर्मन के वहाँ पहुँचने का कोई ज़रिया जो बना, वो रविंद्र जैन साहब का एक गाना मैंने बजाया था, ना जाने कब कैसे मिल जाते हैं जैसे, ऐसा कोई गाना था किशोर कुमार का। तो किशोर दा को मैं रेडियो जेम्स स्टूडियो में मिला। और रेडियो जेम्स स्टूडियो ये बहुत बड़ा फिल्म सेंटर या फेमस तारदेव, ये जो सब मुंबई के स्टूडियोज़ थे जो पुराने ज़माने से न्यू थिएटर्स के वक्त से आ रहे थे, तो उतना बड़ा नहीं था रेडियो जेम्स, थोड़ा छोटा था। तो किशोर दा को इतने नज़दीक से देखा, जिनको मैं भगवान की तरह पूजता था सुर के वजह से, और बॉलीवुड या फिल्म इंडस्ट्री के गायक के रूप में मैंने उनको कभी बांधा नहीं। तो उनको देख के बहुत अच्छा लगा मुझे, और जाके मैं मिला उनसे। और ये वहाँ पे दक्षिणा मोहन टैगोर, जिन्होंने गाइड में तारशनाई बजाई, वो भी बजा रहे थे। तो उन्होंने मुझे देख के, तो उस ज़माने में वो 65 के थे ईयर्स ओल्ड, अब तो गुजर गए, बहुत साल हो गया। वो बोले पंचम को बांसुरी का ज़रूरत है, तुम कल सुबह मेरे पास आओ, मैं होटल में रहता हूँ, मेरे पास घर नहीं है। अरे मैंने कहा ये कैसा? मुझे बोला आप होटल में कैसे रहते हैं? हाँ, मेरा बच्चा लोग मुझे देखते नहीं। थोड़ा उनका हिंदी थोड़ा बंगाली टाइप का था।
और मैं हूँ बनारसी, तो एकदम हिंदी शुद्ध बोलने वाला। भाई तुम्हारे बंगला आता नहीं, तुम है बंगाली, बंगला कैसे बोलता है तू, ऐसा सब बोले वो। दूसरे दिन पंचमदा के पास ले गए। पंचमदा के पास गया तो जिस चीज़ की ज़रूरत थी उसका जरिया भगवान ने बना दिया। पहला गाना मैंने बजाया याद आ रही है, लव स्टोरी का, और उनके पास में परमानेंट हो गया और पैसे मुझे मिलने लगे। तो उससे फ़ायदा ये हुआ मेरा कि रियाज़ करने के लिए जो एक शांति चाहिए मन में, जिसमें कि पैसे की इतनी तकलीफ़ अगर होगा किसी के पास भी, तो वो रियाज़ में कैसे मन लगाएगा, अभ्यास में कैसे मन लग सकता है। हरदम एक अशांति, और उस अशांति से मैं निकल गया। हाँ, ये ज़रूर है कि दूसरा चैलेंज ये आ गया कि रियाज करें कब। सारा दिन तो फिल्म सेंटर में मैं रहता था, तो मैंने रात्रि का रियाज शुरू किया। फिर पूरी रात मैं सारा दिन रिकॉर्डिंग बजाता था और पूरी रात अभ्यास करता था। सोता बहुत कम था, 2-3 घंटे ही। सुबह 5 बजे मेरा अभ्यास ख़त्म होता था, वहीं पे मैं बांसुरी लेके लेट जाता था। 8 साढ़े 8 बजे उठ के फिर फिल्म सेंटर। ये मेरा रूटीन 10-12 साल तक चला, और 90s से लाइफ थोड़ा इजी हुआ, और एक एकल वादन के रूप में मेरा नाम होने लगा 1990 के बाद, ज़्यादा 90 के बाद। अगर हम आपने बात की पैसे की, तो हम बात करते हैं कि उस ज़माने में आर्टिस्ट को, अकम्पलिश आर्टिस्ट को पैसे क्या अच्छे मिलते थे, क्या रहता था उस समय? नाम जहाँ है वहीं नामा है कहते हैं। तो नामचीन को तो अच्छा मिल जाता था, जिसका नाम नहीं है उसको अच्छा कभी नहीं मिलता था। आज भी ऐसा ही है। तो मुझे तो कम ही मिलता था, कभी मिलता भी नहीं था, कभी जेब से भी चले जाते थे। कुछ क्लासिकल प्रोग्राम ऐसे होते थे उनका बजट तो 500 रुपये ही होता था, तो 500 रुपये में मैं तबले वाले को दूं कि मैं ट्रैवल करूं। मैं भोपाल में गया, मेरे जेब से ही निकल गया 2,500-3 हज़ार रुपये। मगर ये 87 की बात है जी। और दुख मुझे इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं ऐसा स्टेज मुझे मिला जिसमें किशन महाराज जी बजा रहे थे मेरे पहले। और किसके साथ बजा रहे थे, वो बिहार का बहुत बड़ा कथक डांसर मधुकर आनंद के साथ वो बजा रहे थे, और मैं बजा रहा था। अभिमान कौशल मेरे साथ तबले में था। तो हम लोगों ने बजाया, नाम हुआ मेरा भोपाल में। अच्छा कार्यक्रम, क्योंकि मेरे नाम के पीछे कोई बड़े बाप का नाम नहीं था। डॉक्टर भानु मजूमदार को कौन जानता है, तो इसीलिए मेरे लिए चांस मिलना बहुत बड़ी बात थी। नेपोटिज़म आज भी है, तब भी था, बट नेपोटिज़म को शास्त्रीय संगीत में थोड़ा अलग ढंग से देखा जाता है। खानदानी विरासत बोलेंगे, मगर अगर खानदानी विरासत है तो जो नॉन खानदानी है उनसे फ़र्क नहीं करना चाहिए। टैलेंट और जो विद्या है उसको देखना चाहिए। उसमें कभी कभी कम ज़्यादा हो जाता है, तो उससे जिनके नाम के पीछे बड़ी विरासत नहीं है वो फिर थोड़ा दुख उनको ज़्यादा उठाना पड़ता है आज भी। जी, अभी हमने बात की पंचमदा की अगर हम बात करें तो आता है एक दिमाग में, जहन में, कि वर्सेटाइल थे। तो उनकी वजह से आपके बांसुरी वादन में क्या वर्सेटाइलिटी आया? बहुत बहुत ज़्यादा। मैं जो म्यूज़िक डायरेक्शन खुद भी कर लेता हूँ अभी बांसुरी के अलावा, ये पंचमदा की वजह से ही। धुन कैसे बनाई जाती है, क्योंकि मैं सिटिंग रूम में भी जाता था। धुन का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, मुखड़ा कैची होना चाहिए। मुखड़ा ही सब कुछ है। हमारे चेहरे में भी सबसे पहले मुखड़ा ही आता है। मुखड़ा मतलब जो साइन लाइन, जो स्थाई, तो स्थाई कैची होना चाहिए। उसके बाद पूरा गाना उसके ऊपर निकल जाता है। अभी हम लोग कुछ गुनगुनाते हैं तो सबसे पहले मुखड़ा ही गाते हैं, फिर दूसरा लाइन गाते हैं। अंतरा, ये सब क्रॉस लाइन जिसको मांझा कहते हैं, ये सब बाद में आता है। और एक बात मैंने बहुत वेस्टर्न म्यूज़िक से के साथ, पाश्चात्य संगीत के साथ भारतीय संगीत का मिलन कैसे, कौन सा वो थिन लाइन, कौन सी वो जगह है जहाँ पे आके दोनों का मिलना एक नया संगीत को जन्म देगा और वो सुनने में भी अच्छा लगे। तो ये उनसे मैंने सीखा। उनके पास इसका अद्भुत चमत्कार उनके पास था। समय से आगे थे वो। यहाँ तक कि जिस गाने में मैंने ओरिजिनली फ्लूट नहीं बजाया, अमर प्रेम में एक गाना था कि डोली में बिठाई के कहार,
और वो गाना सचिन देव बर्मन ने गाया। अब आप सोचिए कि आर डी बर्मन का म्यूज़िक है, आर डी बर्मन क्या खुद नहीं गा सकते थे? खुद भी तो अच्छे सिंगर हैं, मगर उनको मालूम था ये जो लोक संगीत है बंगाल का, ये मेरे पिताजी के गले में जो है, एस डी बर्मन के गले में, सचिन देव बर्मन जैसा कोई गा नहीं सकता। तो इसीलिए उन्होंने वहाँ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो वो खुद को भी पीछे कर लेते थे, म्यूज़िक को आगे रखते थे, ये उनकी आदत थी। तो अगर आपने बात करी पंचम दा की, आपका एक लॉन्ग बहुत जर्नी उनके साथ रहा है, आधा जीवन जिसे कहते हैं संगीत का, उन्हीं के साथ आपका रहा है। पर उनके अंतिम समय की हम बात करते हैं, काफ़ी अकेले हो गए थे, एक तो ये पार्ट था। सेकंड कि आपने उनके देहांत को कैसे झेला? हाँ, उनके देहांत से बहुत दुख हुआ, और भी ज़्यादा दुख इसलिए हुआ क्योंकि वो जो आखिरी फिल्म थी जिसमें बजाया मैंने 1942 लव स्टोरी, कुछ ना कहो वगैरह, तो उसमें जो इंट्रो म्यूज़िक मैंने बजाया था वो दरअसल एक बंगाली गाने का मुखड़ा है। दा रा 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 दा रा रा, ये मैंने बजाया, राइट। अब वो फिल्म से उनकी वापसी होनी थी और उस फिल्म की सक्सेस को वो देखने के लिए ज़िंदा नहीं रहे और वो डिप्रेशन में ही इस दुनिया को छोड़ के गए। जाना तो सबको है, मगर हंसते हंसते जाना अच्छा लगता है। तो वो जो जाना उनका, वो बहुत दिल में कहीं, और 3-4 साल मैंने बजाना छोड़ दिया था। सोलो बजा रहा था, फिल्म में बजाना छोड़ दिया था। फिर मेरी वापसी करवाई गुलजार साहब ने माचिस फिल्म से, और इसका पूरा क्रेडिट गुलजार साहब को और विशाल भारद्वाज जी को है, जिन्होंने मुझे बुलाया बजाने के लिए माचिस में। पूरी फिल्म मैंने बजाई, बैकग्राउंड म्यूज़िक भी और गाने भी, और मेरा नाम भी दिया, क्योंकि उस ज़माने में आप हम जानते हैं इस लाइन में, इसीलिए, वरना कौन जानता है कि उस्ताद रईस खां जैसे सितार के महा विद्वान और बादशाह ने बजाया हंसते ज़ख्म में, कौन जानता है। ये तो अब सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इधर उधर मालूम पड़ जाता है, लोग बोल ही देते हैं, किसी से पूछ के, फिल्म इंडस्ट्री के पुराने लोगों से पूछ के कोई उसका रील बना देता है, तो थोड़ा सा मालूम पड़ता है। तो ये सब कुछ फिल्म इंडस्ट्री का एक डार्क साइड भी था। गुदाई महाराज ने बजाया, लोगों को मालूम नहीं। शोले में चल धन्नो का वो जो धीरे धीरे तक धीरे धीरे तक धीरे धीरे तक, वो गुदाई महाराज जी का, शांता प्रसाद जी का बजाया हुआ है, और कमाल का तबला। तबले में जो जान उनके हाथ में थी, फिर वो उनकी, उसके बाद वो उनके साथ ही चली गई। जी, अगर हम बात करते हैं, एक कोई ऐसा गाना हो, ऐसी धुन हो जिसको लगता है कि आपको उसको बजाने का मौका नहीं मिला बांसुरी उस पे, आपको लगता है अगर उस पे आप परफॉर्म करते काफ़ी अच्छा रहता? दरअसल ऐसे बहुत गाने हैं। आजकल के लड़के कहते हैं कि हम रोनूदा के वक्त पैदा हुए होते तो बहुत अच्छा होता। मैं कहता हूँ मैं हरिप्रसाद जी के एरा में पैदा होता तो ज़्यादा अच्छा होता। और ऐसे हरदम मुझे लगता है कि अगर अमर प्रेम में मैं बजाया होता तो कितना अच्छा होता, कटी पतंग में अगर मैं बजाता तो क्या मेरा परफॉर्मेंस होता। जो पंचमदा का एकदम प्राइम था, वो टाइम तो मैंने देखा नहीं, मगर जब मैं उनको ज्वाइन किया तब भी उनका अच्छा टाइम था। अमर प्रेम वाला समय भले नहीं था, मगर फिर भी वो अकेले नहीं हुए थे। वो 1990 आते आते एकदम अकेले हो गए, और कुछ साथियों ने उनको छोड़ दिया, और कुछ फिल्म इंडस्ट्री ने उनके साथ अन्याय किया। उस अन्याय की वजह से धक्का पहुंचा उनको बहुत। सर, अगर हम बात करते हैं कि बांसुरी की, बहुत बेसिक से हम लोग जानना चाहेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ बांसुरी क्या होती है हमारी ऑडियंस के लिए। एक पार्ट की लाइक 7 होल कॉन्सेप्ट क्या होता है, 6 होल कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर किसी बच्चे को या किसी पेरेंट्स को अपने बच्चे को बांसुरी दिलानी है प्रोफेशनल यूज़ के लिए, तो कैसे वो चूज़ कर सकते हैं, क्या पैरामीटर ध्यान में रखने चाहिए? इसका अगर बच्चा शुरू करता है तो उसको शुरू से ही 7 छेद वाली जो 7 होल टेक्निक में बजाना है कि 6 होल में बजाना है, वो शुरू से डिसाइड करना चाहिए। क्योंकि मुश्किल हो जाता है कि बाद में जाके हाथ पैर उतने फ्लेक्सिबल नहीं रहते जो बचपन में, तो 6 होल वाले को 7 होल लेने में हालत ख़राब हो जाती है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए, लोकवाद्य है ये। तो एक टाइप की पीपड़ी भी कहते हैं उसको,
मुरली भी कहते हैं, मुरली तो इसको भी कह सकते हैं, जो सीधी बजती है वो आसान होती है, उसमें कोई ब्लो करना, तो वो खेल के लिए ठीक है। जब आप प्रोफेशनल बांसुरी कृष्ण भगवान के भी देखेंगे तो बांसुरी वो ऐसे बजाते हुए नज़र नहीं आते, ऐसे बजाते हुए नज़र आते हैं। हाँ, मैं लेफ्टी हूँ इसीलिए इस तरफ जा रहा हूँ, तो वो ऐसे बजाते हुए नज़र आते हैं कृष्ण भगवान, राइट। अब इस अंगुली को अगर यूज़ करेंगे तो 7 होल टेक्निक कहलाएगा, जो पन्नालाल घोष जी की टेक्निक थी, जिन्होंने बांसुरी को जन्म दिया, जो बांसुरी को लोक संगीत का वाद्य इसको शास्त्रीय संगीत में लाए। तो बाद में कुछ लोग 6 होल वो शहनाई वाला टेक्निक बजाने लगे, तो वो थोड़ा, किसी टेक्निक को ख़राब नहीं कहा जा सकता, सब टेक्निक अपनी जगह अच्छा है, मगर इससे एडवांटेज ये है कि नीचे का एक नोट मध्यम से बहुत राग अच्छे बजते हैं, ये तो मानना ही पड़ेगा। ये 6 होल वाले भी मानेंगे, और वो कुछ उसमें से कुछ लोग ट्राई भी करते रहते हैं कि हम इसको भी शुरू करें मुझे देखने के बाद। हाँ, ये कहना कि रोनू मजूमदार ने इसको लाया है तो वो सही नहीं है। इसको लाया तो पन्नालाल घोष जी ने ही। हाँ, मेरे द्वारा जो पॉपुलर हुआ 7 होल टेक्निक, वो फिर से मार्केट में मैंने उसको ज़्यादा बजाना चाहिए, तो मेरे जो जूनियर्स है वो देख के लगे कि अरे रोनूदा तो ऐसे ऐसे राग बजाए जाते हैं जो बांसुरी में बजते नहीं, इसकी वजह से। तो ये देखिए, सा नी दा पा मा गा रे सा। अब नीचे जाइए, सा नी दा पा, ये आपको दिख रहा है। तो इससे वो जो त्रा, ऐसे ऐसे स्वर ऐसे निकलते हैं इससे, तो ये 7 होल टेक्निक। अब उसमें पन्ना बाबू एक चीज़ और करते थे, जो मैं 20 साल से नहीं बजा रहा था उंगली में दर्द की वजह से, फिर से मैं थंब के नीचे एक होल लगा लेंगे तो पंचम की मीड़ भी निकल आती है। तो 8 होल हो गया, तो यहाँ तक तो बांसुरी पहुँची है। मगर मैं इसमें कोई तार वार लगा के कुछ उल्टा सीधा मैं नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि बांसुरी का जो खूबसूरती है ना, बांसुरी की रास्टिकनेस, इसमें जो मिट्टी की खुशबू है ओरिजिनल है, इसीलिए इसको सबसे प्राकृतिक वाद्य कहते हैं, मोस्ट नेचुरल इंस्ट्रूमेंट इन द वर्ल्ड, क्योंकि इसमें कोई तार नहीं लगा है, कोई खूंटी नहीं लगा है ट्यून करने के लिए तानपुरा की तरह, मेनका नहीं है सितार की तरह कि फाइन ट्यूनिंग करे, ये सब कुछ नहीं है, ब्रिज नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे जंगल से आया वैसे ही बज रहा है, जैसे फॉरेस्ट से आया बस छेद बना दिए गए। अब ये छेद बनाने की कल्पना कहाँ से आई? इसकी कल्पना भगवान कृष्ण से भी पुरानी है, लाखों साल पुराना, क्योंकि when there was nothing in the world, still there was sound, and that sound was sound of nature, song of nature. If nature was there, then forests were there. If forests were there, bamboos were there. So बैम्बू में छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े छेद कर देते हैं और हवाएं चलती है, तो मैंने जंगल में जाके खुद देखा, तो ऐसा लगता है बहुत सारे लोग एक साथ बांसुरी बजा रहे हैं। तो वहाँ से इंसान के अंदर बांसुरी बजाने की कल्पना जागी कि हम भी फूकेंगे तो बजेगा। फिर उसमें से सारे गामा कैसे होना चाहिए, और इसकी दूरी जितनी होनी चाहिए उतनी ही इसकी मध्यम से माउथ होल की दूरी होनी चाहिए, अगर ठीक से, जहाँ तक मैंने समझा, अगर सुरीली बांसुरी होनी चाहिए। तो ये सब पन्ना बाबू की देन है। पन्नालाल घोष जी को प्यार से हम लोग पन्ना बाबू बोलते हैं। तो नेचुरली पहले जब सिर्फ लोक संगीत में वाद्य था तो यही सा होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था। यहाँ से भी कोई फोक वाले बजा लेते थे, जैसे मैं छोटी बांसुरी में लोक संगीत का कुछ कलर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, देखिए। अब इसमें कोई मीड़ खटका या ऐसे
अब ये गायकी है, अब यहाँ पे शास्त्र आ गया। तो ये पन्ना बाबू की देन है कि शास्त्र जब आ गया तो फिर बांसुरी में वो बातें बजने लगी जो सितार, सरोद, वायलिन, सारंगी इसमें भी बजती है। तो ये अब बांसुरी सबके साथ compete कर रहा है और खड़ा है कि मैं भी हूँ। सर अभी हमने आपका बांसुरी सुना, हमारा तो हृदय जिसे कहते हैं भाव विभोर हो गया। अगर आप ऑडियंस को मैसेज देना चाहें कि ऑडियंस को कैसे एंजॉय करना चाहिए इस इंस्ट्रूमेंट को? ऑडियंस को मन खुला रख के सुनना चाहिए और आंख बंद करके सुनना चाहिए। बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया में जाना चाहिए। ऑडियंस इसमें मनोरंजन खोजता है और वो मनोरंजन उसको और उन्मादी बना देता है, उत्साही नहीं बनाता ऑडियंस को। वो रॉक म्यूज़िक के जैसा इसमें नाचने का कोई डिस्कोथेक जैसा कोई चीज़ खोजना चाहता है, वो तो इसमें नहीं है। और इसीलिए ये शांति देने वाला संगीत है। इसको सुनने से बांसुरी का खास करके, क्योंकि इसकी ध्वनि जो है वो अपने आप में हीलिंग, आपके मन के विकारों को मिटाने वाला है। क्योंकि इसकी ध्वनि से ही एक ध्यानस्थ होने की अवस्था होने लगती है। क्योंकि ये एक नोट को जब होल्ड करता है और उस बांस की आवाज़ से जो धुन निकलती है, संगीत तो बाद में उसमें बजेगा, एक नोट भी अगर बज जाए और उसको सुन ले तो वो इफ़ेक्ट करेगा और फिर उसके ऊपर और भी ज़्यादा ऐड ऑन होगा कि उसमें संगीत क्या बजा। अगर वो संगीत भी अच्छा है और उसका टोन भी अच्छा है, उसकी ध्वनि भी अच्छी है, तो ये दोनों मिलकर कमाल कर देते हैं। सुरीला अगर है वादन तो फिर। अभी सर आपने बोला कि नोट को होल्ड करने की बात की, एक होता है कि सांस को भी होल्ड करना है। कैसे प्राणायाम से या किस तरीके से ब्रीदिंग प्रैक्टिस इम्प्रूव की जा सकती है? बांसुरी बजाने वालों को तो सबसे हरदम ही करना चाहिए। हम लोग को बहुत ट्रैवलिंग होता है, हरदम हो नहीं पाता है, सच्चाई तो ये है। मगर अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति और उज्जयी जब आता है, उज्जयी से सांस लंबा होता है। जो यहाँ से रगड़ के, गले को रगड़ के सांस अंदर जाता है और वैसे ही निकलता है। उज्जयी तो आप जानते हैं। तो 8 गिनती तक लें, 8 गिनती तक होल्ड करें उसको, सांस को अंदर एक जगह पे रोक दें और 8 तक रिलीज़ करें। ये 24 का पूरा इसका हिसाब है। 8 तिहाई 24, 8 3 जार 24। तो ये बहुत ही एक आवश्यक बात है कि बांसुरी वाले तो करें ही, लोग भी अगर इसका अभ्यास करें, बांसुरी नहीं भी बजा रहे हैं, सुन रहे हैं, ये कर रहे हैं। प्राणायाम जो है वो जिम जाना उतना शायद ज़रूरी नहीं है जितना कि प्राणायाम से आप बहुत विकारों से बच जाते हैं। जी, अगर हम आपकी जर्नी की बात करते हैं, किस्सा आता है लता मंगेशकर जी से। जब वो स्टेज परफॉर्म करती थी तो उनके इंट्रोडक्शन के फॉर्म में आप परफॉर्म करते थे। बाकी आर्टिस्ट बहुत डरा करते थे उनसे जब स्टेज पे वो आती थी। उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैं स्टूडियो में जब उनके साथ रिकॉर्डिंग में बजाता था, काफ़ी बजा लिया था, तो मैं सोचता था कि जिस मोमेंट पे उनकी एंट्री होती है सबको सांप सूंघ जाता है, ये क्या चक्कर है। तो आशा जी के साथ इतना नहीं होता था, आशा भोसले जी के साथ नहीं, वो थोड़ी फ्रेंडली थी। तो आई एम नॉट सेइंग कि लता जी फ्रेंडली नहीं थी, मगर लता जी थोड़ी रिजर्व थी, इधर उधर देखती नहीं थी, अपना साड़ी पहन के अपना सिंगर बूथ में जाके अपनी दुनिया में खो जाती थी। तो मैंने 1-2 बार सोचा, तो वो मैंने देखा कि उनको कोई अगर जितने वादक उनके गाने में संगत कर रहे हैं, बजा रहे हैं, इंटरल्यूड्स बजा रहे हैं, इंट्रो म्यूज़िक, म्यूज़िक 1, म्यूज़िक 2, कोडा सब, तो वो लोग में से किसी के सुर का इधर उधर हो जाता तो डिस्टर्ब हो जाती थी वो, और पूछती थी कौन है ये, तो ये कौन है ये सुनने को ना मिले, इसलिए सब डर जाते थे। और मैं इसीलिए नहीं डरता था कि मुझे लगता है कि सुर तो किसी बाप की संपत्ति नहीं है। ये ऐसा तलवार के धार पे चलने जैसा है, सुर पे गाना, तो ये मिस्टेक उनसे भी हो सकता है। तो मैं आध्यात्म से, क्योंकि
जुड़ा हुआ था 9-10 साल की उम्र से, मुझे लगता था कि स्वर मेरा जा सकता है, तो उनका भी जा सकता है। अगर वो कभी बोलेंगी तो मैं बोलूँगा दीदी ये स्वर तो ऐसा ही है, बाकी तो दूसरी बार बजा के दिखाता हूँ, सुनिए। तो मैं वो डरता नहीं था उनसे, ना कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ या ऐसा कुछ नहीं। हाँ, एक घटना मैं आपको बताऊँ, श्री रामचंद्र जी बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे और उनकी मृत्यु जल्दी हो गई थी। उनकी याद में एक प्रोग्राम था और उस ज़माने में इतने फ्लूट प्लेयर का जो भीड़ आप बढ़ गया है आज के ज़माने में, इतने फ्लूट प्लेयर नहीं थे। और खाली बम्बई के मार्केट में हरिप्रसाद चौरसिया जी के बाद दो ही नाम आते थे, एक मेरा और एक रमाकांत पाटिल, वो गुजर गया उसका। तो रमाकांत पाटिल का बहुत तबीयत ख़राब हो गया, तो उस शो में उनकी याद में जो शिवाजी मंदिर में प्रोग्राम हो रहा था प्लाजा सिनेमा के सामने, उसमें मुझे बजाना था। और रमाकांत पाटिल ने कहा कि मैं अल्लाह तेरो नाम हरदम शो में पहले बजाता हूँ, तो तू भी बजाना और लता जी को अच्छा लगेगा। लता जी चीफ गेस्ट आ रही हैं, मैं बजा नहीं पा रहा हूँ, मैं बिस्तर में पड़ा हूँ। और हम दोनों में दोस्ती थी। आज के ज़माने में बोलते हैं कि सेम प्रोफेशन में दोस्ती नहीं हो सकती, उसको मैं खारिज कर रहा हूँ। अगर मन पवित्र रहे और अपने टैलेंट पे विश्वास है, प्रोफेशन को साइड में रखे दोस्ती को दोस्ती की तरह, तो सेम प्रोफेशन में भी दोस्ती हो सकती है, खाली जेलसी करने के लिए नहीं है। तो मैं निडर तो था ही, और अल्लाह तेरो नाम बजाया मैंने। तो हम लोग बोलते हैं गाने में जगह लेना, जगहें लेना, मतलब अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, कम करेगा सरे सा, ये जगह ले लिया। मतलब इसमें आपने मुर्कियाँ, खटके और गायकी थी। तो ये गायकी से भरा हुआ ये गाना है जयदेव जी का, राइट। और मैं कभी भी कॉपी करने में विश्वास नहीं करता था, रादर जान के नहीं, कोई अहंकारवश नहीं। मुझे हरदम लगता था कि अभिव्यक्ति की कोई सीमा नहीं होती। जब इंसान अभिव्यक्ति करता है तो वो भगवान उसको आइडियाज़ देते हैं, और उन आइडियाज़ को कभी रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि दे कम फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। द मोमेंट यू स्टार्ट डाउटिंग देम, दे डिसअपियर। तो वो जो आइडियाज़ मुझे आते थे, आई यूज्ड टू कैच देम, आई यूज्ड टू जस्ट ग्रैब देम, यस दिस इज़ वंडरफुल, दिस इज़ वंडरफुल, दिस इज़ वंडरफुल। सो आई यूज्ड टू बी सरप्राइज विद दोज आइडियाज़। तो कुछ आइडियाज़ ऐसे आए जो लता जी ने गाए नहीं थे ओरिजिनल में भी। हैरान हो गई वो बजाना सुन के, हैरान हो गई कि अल्लाह तेरो नाम, ये कौन सा अल्लाह तेरो नाम है। एक जगह मैंने उसमें ली थी, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, गमगरेगा सरे सा, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम। अभी ये जगह जब मैंने लिया तो ये उन्होंने गाया नहीं था ओरिजिनल में। आप गाना सुन सकते हैं, हाय हाय कर उठी, क्योंकि वो बड़ी आर्टिस्ट थी, वो जानती थी कि ऐसा जगह इसमें खोज के निकालना कोई मजाक का काम नहीं है, जो गाने को डिस्टर्ब भी ना करे, और जिसने भी वो गाना गाया उसको हैरान कर दे कि ये जगह मैंने क्यों नहीं लिया था। यू नो व्हाट आई मीन। तो ये जो वो जो निडर कलाकार होता है, वो कोई जगह लेने में डरता नहीं है। वो मेरे में एक बुरी आदत कहिए या जो भी, मैं वैसा ही हूँ। मैं किसी चीज़ को सीमा में बांधता नहीं, और मैं सब्जेक्ट से बड़ा किसी को नहीं मानता। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान है, मगर वो क्रिकेट से बड़े नहीं है। जब लोग बोलते हैं गॉड ऑफ बांसुरी, गॉड ऑफ सितार, गॉड ऑफ तबला, तो मैं हंसता हूँ कि जिसको आप गॉड ऑफ बांसुरी या गॉड ऑफ तबला कह रहे हैं, क्या उससे कभी मिस्टेक नहीं हुआ? अगर गॉड ऑफ सितार और गॉड ऑफ बांसुरी है तो फिर गॉड तो कभी मिस्टेक नहीं करता। तो मैं गॉड ऑफ बांसुरी नहीं बनना चाहता, और मैं बन भी नहीं सकूँगा, क्योंकि मैं गॉड हूँ नहीं। मैं वो एक्सप्रेस करूँगा जो गॉड का एहसास दिलाएगा आपको कि गॉड है। कैसे?
अंतरा। कैसे ये हो सकता है? मैं वो नहीं हूं जो कर रहा हूं, कर कोई और रहा है। मैं हैरान हूं, इसलिए मैं चुप हो गया। और लता जी भी हैरान थी। ओ जग के रखवाले दारा तारा राना, ये ओरिजिनल है। अब मैंने जो जगह ली वो ऐसी थी, दारा रा दा 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 ना ना, तो ऐसा करके निकल गया और वो टेम्पो के अंदर आ गया। आपने गाने का सत्यानाश नहीं किया। आपने गाने में वो हीरा जड़ दिया कि उस हीरे का जगह मालूम नहीं था कहां जड़े। वो कौन सा हीरा था? वो वही कर सकता है जो फेलियर से ना डरे। अगर मैं इस जगह को लेने से पहले डर जाता कि ये जगह आई तो है दिमाग में, मगर शायद से फिर काम गड़बड़ हो जाएगा, शायद नहीं आएगा तो नहीं आएगा, कुछ और आ जाएगा। मैं भी गाना बजाना सिखाऊं तो कुछ ना कुछ बना के तो ले ही आऊँगा। ये आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा बन के आ जाऊँगा जो अपने आप में एक नायाब चीज़ होगी। वो शायद नहीं होगा जो मैंने फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, ये सेकेंड का मिडी है। कीबोर्ड को मिडी करते हैं ना, द मोमेंट यू थिंक साइमल्टेनियसली यू रेंडर। इफ यू डिले then that disappear and the quality is not fresh and newborn baby. That newborn baby is the music. You made me really emotional and I am thinking that ये गानों को मैंने जिया है और इन लोगों की मैंने तारीफ मुझे मिला। ये पूछते थे मुझे, सातों बार बोले बंसी, सातों बार बोले बंसी, एक ही बार बोले ना। ये गाने में मैंने बजाय गुलजार साहब ने ऐसा लिखा कि जैसे मुझे सोचकर ही वो लिख रहे हैं। अब गुलजार साहब तो गुलजार साहब हैं। कभी कभी सब अपना लगता है, कभी कभी सब सपना लगता है। एक ही लाइन में पूरे वेदांत की निचोड़ को ले आने वाला वो है गुलजार भाई जी, हमारे फिल्म इंडस्ट्री के भीष्म पितामह। अब उस गाने को मैंने बजाया 91 में, और आशा जी का मेरा जुगलबंदी जैसा लग रहा है, इतनी बांसुरी है उसमें, बांसुरी का ही गाना है। मगर जब आर डी बर्मन गुजर गए तो मैं ट्रिब्यूट देने के लिए कोलकाता चला गया। मुझे बुलाया लोगों ने, और बुलाया किसने? बहुत ही आर डी बर्मन के फ़ैन क्लब वालों ने। जयंतो सुर उनका नाम है, यूफोनी बहुत बड़ा एक सोसाइटी है। यूफोनी वालों ने कहा कि दादा ये गाना बजाना पड़ेगा आपको। तो उसमें भी एक जगह ऐसी निकल गई थी उस दिन स्टेज में। और सातों बार बोले बंसी, एक ही बार बोले ना, तो बोले ना सारे रे गा रे सा सारे रे गा रे सा सारे रे गा रे सा पा पानी निगा सा निदा, यहाँ तक नोटेशन है, पानी निगा गमा गा सा निदा। अब मध्यम वहाँ सोच नहीं सकते, मगर अगर ऐसे आ जाए तो अच्छा लगता है कि अरे ये क्या था। तो हरदम मैंने इस चीज़ को माना। आज भी मैं शाम को जो बजाऊंगा मैंने डिसाइड नहीं किया है। शायद टेक्निकली राग डिसाइड करना पड़ा मुझे क्योंकि जुगलबंदी है आज, मगर मुझे मालूम नहीं मैं क्या बजाऊंगा। वो दिखाएगा रास्ता, उस रास्ते पे चलेंगे तो अच्छा होगा। अभी आपने बात की कि आप किसी परफॉर्मेंस करने जाते हैं, तो सपोज़ 1 घंटे का परफॉर्मेंस है, तो आपके दिमाग में क्या थीम रहता है परफॉर्मेंस से पहले, और ऑन द स्पॉट ऑडियंस को देख के आप कैसे कैसे बदलते हैं? कुछ आप बताना चाहेंगे? पहली बात तो ये है कि कॉन्सर्ट से पहले मैं थोड़ा चुप हो जाता हूँ और शांत हो जाता हूँ। आपने देखा होगा, आपके पॉडकास्ट से पहले भी मैं थोड़ा चुप हो गया, और वो चुप में ध्यान भी हो जाता है, अंदर क्या है उसको ढूंढने का भी प्रोसेस हो जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि शास्त्रीय संगीत
जो फॉर्मेट है, जो एक जॉनर है, उस जॉनर के अहंकार से मैं लदा हुआ नहीं हूँ। इसीलिए मुझे कोई कॉन्सर्ट को सुपरहिट करने में तकलीफ नहीं होती। मैं सोचता हूँ कि जनता जनार्दन है, अगर वो भजन सुनना चाहती है तो भजन सुनाऊँ। अभी बनारस में बजाया मैंने 3 दिन पहले ही, तो किसी बाबा के लिए मैं बजा रहा था, जो बाबा बहुत बड़े 107 साल तक थे, उनको पद्मश्री या पद्म भूषण भी गवर्नमेंट ने दिया। अभी 3 महीने पहले उन्होंने शरीर छोड़ा। तो लोग नाचना चाह रहे थे, भजो गोविंदो भजो गौरांगो लहो गौरांगे नाम रहे, तो उसको बजाना शुरू किया, लोग नाचने लगे, एकदम लगा कि सब वृंदावन में आ गए। तो जो संगीत मन को छू जाए वो संगीत है। आप अगर कहेंगे कि एक क्लासिकल सिंगर बड़ा है, किशोर कुमार तो फिल्मी सिंगर है, मगर किशोर कुमार का वो जो फॉर्मेट है वो 5 मिनट का है, तो 5 मिनट में वो वही चमत्कार कर रहे हैं जो दूसरा 1 घंटे में कर रहा है। तो फास्ट फूड, और एक दिन बहुत समय मिला, आप आराम से खाना पका रहे हैं, खाना दोनों है। फास्ट फूड का क्वालिटी थोड़ा अच्छा होना चाहिए, नहीं तो हेल्थ के लिए ख़राब है। मगर जोक्स अपार्ट, तो आप जॉनर के कॉम्प्लेक्स से दूर जाके जब संगीत को सुनेंगे, रफ़ी साहब को सुनेंगे, तो आपको बड़े गुलाम अली से कम नज़र नहीं आएंगे। किशोर दा को सुनेंगे तो वो आपको भीमसेन जोशी से कम नज़र नहीं आएंगे। भीमसेन जोशी जी ने खुद कहा कि उनको कोई इंटरव्यू करने गया था, तो उन्होंने कहा ठहर जाओ, अभी मैं गाना सुन रहा हूँ किशोर का। चिंगारी सुन रहे थे, फिर उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ ये क्लासिकल नहीं गाता था, नहीं तो हम लोगों का क्या होता। इन द सेंस ये तो एक एप्रिसिएशन का तरीका है, हरदम पूरी तरह सच नहीं है, उतना रियाज भी करना पड़ता है भीमसेन जोशी बनने के लिए। मगर हाँ, ये एक सच्चे कलाकार का दूसरे सच्चे कलाकार के प्रति प्यार, सद्भावना, तारीफ, प्रशंसा, इस प्रशंसा में मैं भी जुड़ा हूँ, कहीं ना कहीं मैं खड़ा हूँ, क्योंकि मैंने ये क्या हुआ, ये मेरा फेवरेट गाने में से एक है। तो इसमें ज़िंदगी से हारा हुआ एक इंसान कैसे गाता है, जिसका पत्नी से रिश्ता ठीक नहीं है, घर में भी वो अकेला है, प्रेम, अमर प्रेम का गाना है ये। तो वो जो एक केयरलेसनेस किशोर दा ने लाया इस गाने में, हैरान हूं मैं कि ये कैसे गाया। कब हुआ जब हुआ, ऐसे ही गा रहे, बस रोंगटे खड़े कर रहे। और वो ओम प्रकाश जी के कंधे में हाथ रखा हुआ है और वो वैश्या बाजार से घूम रहे हैं। तो क्या गाने की आत्मा है, वो उन्होंने देखा। अगर हम बात करते हैं, आपने बोला कि 5 मिनट का एक फॉर्मेट है, आज की जनरेशन की हम बात करते हैं कि सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड हो गया है। आपके भी 2 सुपुत्र हैं, आपकी विरासत को वो आगे ले जा रहे हैं। आज की नई जनरेशन से आप क्या सीखते हैं? आज की नई जनरेशन से सीखने का बहुत कुछ है, और ये लोग बहुत, इन लोगों की रिकॉर्डिंग जब बजाने जाता हूँ मैं, तो कभी कभी ये लोग मुझे बुलाना नहीं भी चाहते हैं। उनको लगता है कि ये बहुत सीनियर है, इनको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, और वो तू मैं से बात करना चाहते हैं और वो मेरे साथ कर नहीं पाएंगे, तो इसीलिए वो किसी यंग फ्लूट प्लेयर को बुलाते हैं, तो ताकि वो उनका जो तारतम्य अच्छा बैठे। मगर कभी कभी मुझे भी बुला लेते हैं, तो मैं देखता हूँ कि ये लोग सब माय डियर बन के काम कर रहे हैं। तो मैंने उन लोगों से ये सीखा, हमारे ज़माने में ऐसे होता था, ज़माना तो अब भी हमारा है, क्योंकि जब हमारे ज़माने में कहते हैं तो फिर रिटायरमेंट का खुशबू आता है, वो नहीं है। म्यूज़िक में रिटायरमेंट जैसी कोई बात नहीं है, जब तक सांस है तब तक आस है। और तो ये आज के ज़माने के जो ये लोग हैं, टेक्नोलॉजिकली बहुत हमारे गुरु हैं। जो चीज़ को हम देख के नर्वस हो जाते हैं कि ये इतना कट पेस्ट कितना अच्छे ढंग से रिकॉर्डिंग में हुआ, वो 1 सेकंड में कर देते हैं। जो भी मैंने सीखा अभी उन लोगों से, तो अभी भारत गान के वक्त बहुत कुछ मुझे उस तरह का टेक्नोलॉजी यूज़ करना पड़ा, क्योंकि बहुत कुछ था उसमें ऐसा जो कि कट पेस्ट से ही हो सकता था। और ओवरडब तो मैं जानता ही था, और स्टूडियो क्योंकि मेरा खुद का स्टूडियो है बॉम्बे में, ट्रायो डिजिटल, इतना फेमस
है वो। और नए लड़के बहुत ऑनेस्ट हैं, और उनका जो पूरा कुनबा होता है, जो एक टीम होता है, उसमें दोस्ती यारी बहुत होती है। और हमारे ज़माने में सीनियर जूनियर का बहुत ज़्यादा था, तो मगर अब आजकल के बच्चों में ये सब दोस्त बन के काम करते हैं, और स्टूडियो में जब घुसते हैं तो पूरा एक दोस्ती इन लोग में आपस में होती है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। तो ये कल्चर मैंने वैसे जावेद साहब का जो बेटा है फरहान के अंदर भी मैंने देखा ये गुण। फरहान मुझे बहुत पसंद है, मैंने काम किया उसके साथ। दिल चाहता मूवी ही दिल चाहता है था, करेक्ट, आई एम सॉरी। हाँ, तो उसका मैंने तो फरहान भी एकदम कभी कभी हम लोग ये लोग हाफ पैंट पहन के आ जाते हैं और बहुत कूल रहते हैं। तो वी थिंक कि दैट दे डोंट हैव रेस्पेक्ट, इट्स नॉट दैट, दे हैव रेस्पेक्ट फॉर यू, बट दे आर काइंड ऑफ शो ऑफ में बिलीव नहीं करते। सो इफ यू आर सेइंग यस आई रेस्पेक्ट रोनू अंकल, so that doesn't mean he or she will come and touch my feet, it has to be done, ऐसा करना ज़रूरी है, ऐसा में बिलीव नहीं करते ये लोग। तो उनके मन में हमारे लिए सम्मान नहीं है। थोड़ा लैंग्वेज का भी फ़र्क आ जाता है, तो हम लोग कभी सोचते हैं कि ये जनरेशन ठीक नहीं है। एकदम ऐसा नहीं है, जनरेशन में बहुत सीखने का है। अगर हम बात करते हैं कि आपने एक लंबी जर्नी देखी है, कई लोग कहते हैं कि म्यूज़िक में पैसा नहीं है, क्लासिकल म्यूज़िक में बहुत तरह के मिथ होते हैं, फैक्ट होते हैं। तो हाउ योर रिलेशन विथ मनी इस होल जर्नी में? माई रिलेशनशिप विद मनी द सेम व्हाट मनी इज रिलेशनशिप विथ मी, इट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ, बट विदाउट मनी you are nothing, but just money cannot give the peace. So subject is more important. मनी से मेरा रिश्ता इतना गहरा है कि मैं पैसों से बहुत प्यार करता हूँ, और पैसे मुझे चाहिए, मिले भी और मिलेंगे और भी, मगर मैं पैसे से अपना क्वालिटी को जोड़ता नहीं। मैं उतना ही अच्छा बजाऊंगा, मुझे 10 रुपये मिलेंगे तब भी। इसीलिए ओशो ने एक बार कहा था कि म्यूजिशियंस आर द बेस्ट साधु, बेस्ट सेंट। वाई? बिकॉज इफ़ यू गो टू बाई ए शर्ट एंड इफ़ यू पे 1500, so you will get the shirt which is 1500 का ही है, आपको एलन सोली का नहीं मिलेगा। दूसरा शर्ट जो 2500 का है वो नहीं मिलेगा। मगर म्यूजिशियन के पास आपको 10 रुपये में भी वो म्यूज़िक मिल जाएगा जो आपको शायद लाख रुपए में मिलने वाला था। म्यूजिशियन ही ये इतना अपने सब्जेक्ट को चीट कर ही नहीं सकता, उसको आता ही नहीं है। चीट तो तभी करेंगे जब चीट का स्पेलिंग मालूम होगा, चीट कैसे करें उसको मालूम ही नहीं। सब्जेक्ट को चीट करना, वो अपने हाथ में बांसुरी आएगा तो अच्छा ही बजाएगा, उसको अच्छा बजाने ही सिखाया गया। तो पैसे के लिए हम लोग बजाते नहीं। पैसा ज़रूरी है, पैसे से बहुत सुख है, शांति है, मगर सब्जेक्ट उसके साथ। तो मेरा इतना ही कहना है कि माँ सरस्वती और लक्ष्मी का मेल बराबर रखिए। अगर दोनों में से एक भी ऊपर नीचे हो गया तो फिर आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। जी, अभी आपने बात की साधु की, साधना की। आपकी जो साधना को आप नई जनरेशन को प्रदान कर रहे हैं, कोई बच्चा आपसे अगर सीखना चाहता है तो कैसे सीख सकता है? अरे बहुत आसान है, वो ईमेल करते हैं मेरे वेबसाइट में जाके, और ईमेल का मेरा मैनेजर जवाब देता है। और कोरोना ने हमें एक चीज़ सिखाया, हम ऑनलाइन करते हैं। जिनको मैं नहीं सिखा सकता उनको, एकदम बिगिनर जो होते हैं उनको मेरा बड़ा बेटा सिखाता है ज़्यादा करके, और मेरे शिष्य कल्पेश सांचला जो अभी भी मेरे साथी हैं, तो ये दोनों संभाल लेते हैं। रोनू मजूमदार फ्लूट फाउंडेशन जो RMFF है, ये RMFF को चलाते तो यही लोग हैं। और जब भी ये ronumajumdar.com में जाते हैं तो उनको सारी इन्फॉर्मेशन हाथों हाथ मिल जाती है। फूक में बसा एक संसार मिला, सुरों में लपटा बहुत प्यार मिला। आज हमने जाना संगीत केवल सुना नहीं जाता, वो जिया जाता है। और वो जब बांसुरी से निकले तो ऐसा लगता है हवा में भी राग का रंग भर जाता है। रोनू सर ने हमें दिखाया किस तरह एक बांसुरी जब समर्पण और साधना को छूती है तो वह जीवन का सबसे बड़ा मंत्र बन जाती है। नाद ब्रह्म स्वरूपेण य वेणु वस्ति सदा।
स तु लोके हितार्थे सब साधन परो भवेत, अर्थात नाद ब्रह्म के स्वरूप में जो बांसुरी में वास करता है वह लोक हित के लिए साधना में लगा रहता है। तो मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी, एक नया राग और एक नई सुर की यात्रा के साथ। तब तक सांस को सुर बनाइए और सुर को प्राण और जीवन को एक नई राग दीजिए। वाह। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हो, बहुत आनंद हुआ, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।